नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हमने बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 2 जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वह है परामर्श में भारतीय योगदान क्या है, यानी कि इंडियन कंट्रीब्यूशन टू काउंसलिंग। तो इसके संदर्भ में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। हम ये जानने वाले हैं कि परामर्श के क्षेत्र में भारतीय योगदान क्या रहा है। ठीक है, इसको हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो यदि हम परामर्श के क्षेत्र में भारतीय योगदान की बात करें तो भारत का योगदान परामर्श के क्षेत्र में ही नहीं, मनोविज्ञान की ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जिसमें न हो, या ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें भारतीयों का योगदान न हो। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन रहा है, मुगलों का शासन रहा है, खिलजियों का शासन रहा है, लोदियों का शासन रहा है, सभी लोगों का शासन हमारे भारतवर्ष में रहा है। तो भारतवर्ष के जो धर्मग्रंथ थे, पुराण थे, जो भी शास्त्र थे, वेदांग थे, व्याकरण थे, उन सभी से आइडिया लेकर ही आज जो बाहर की कंट्री है उनका जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो इसी कारण हुआ है। अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेज ने यहाँ से तमाम जो पुराने धर्मग्रंथ थे, पुराण थे, शास्त्र थे, उनसे हर एक नई चीज़ों को लिया और अपने हिसाब से एक नया कॉन्सेप्ट लेकर उसको क्या है डेवलप किया। तो देखिए, जो भारत की सबसे पुरानी भाषा है वो है संस्कृत है, और संस्कृत क्या है सभी विषयों की और सभी भाषाओं की जननी है। अगर हम बात करें मनोविज्ञान का, तो मनोविज्ञान भी किससे निकला है? दर्शन शास्त्र से निकला है। और दर्शन शास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है हमारे प्राचीन भारत में बहुत पहले से ही दर्शन शास्त्र का कॉन्सेप्ट हुआ है। तो जब मनोविज्ञान ही दर्शन शास्त्र से निकला हुआ है तो मनोविज्ञान की जो एक शाखा है परामर्श मनोविज्ञान, तो वो कितना ज़्यादा इससे मैच करता होगा। तो इसी के संबंध में हम बात करने वाला हैं। आप एकदम कहानी की तरह मैं आपको बताऊंगा कि परामर्श के क्षेत्र में भारतीयों का क्या योगदान रहा है या भारत के लोगों का क्या योगदान रहा है, इसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। बस वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के लिए परामर्श कोई नई बात नहीं है। क्यों नई बात है आगे हम बताएंगे। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने मानसिक प्रक्रियाओं और इसे नियंत्रित करने के विभिन्न तरीकों को समझने का प्रयास किया है। यदि आप रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो साधु संत थे, जो महात्मा थे, वो इतना ज़्यादा वैज्ञानिक थे, इतना ज़्यादा साइंटिफिक थे। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो युद्ध क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्ञान देने के क्षेत्र में हो, इस सभी क्षेत्र में उनका जो ज्ञान था अद्वितीय था। आपने देखा होगा कि रामायण में देखा होगा कि जो ऋषि मुनि थे उनके पास इतना शक्ति था कि वो मंत्र से क्या है एक से एक भयानक अस्त्र शस्त्र पैदा कर देते थे। वो मंत्र के माध्यम से क्या है वो कुछ भी कर देते थे, और उनका ज्ञान इतना ज़्यादा चरम पे था कि वो ज्ञान के माध्यम से वो कुछ भी कर देते थे। तो वो ज्ञान के माध्यम से परामर्श भी देते थे, और वो व्यक्ति की जो मानसिक प्रक्रिया है और उसे कैसे नियंत्रित किया जाता है, इसके विभिन्न तरीकों को भी इन्होंने निजात किया है। तो यहाँ पे कुछ हमने हेडिंग लिया है जिसके माध्यम से आपको हम समझाते हैं कि क्या योगदान रहा। सबसे पहले हमने लिया है भगवत गीता। भगवत गीता के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि भगवत गीता एक पवित्र क्या है धर्मग्रंथ है। धर्मग्रंथ भी इसे कह लीजिए, या मैं इसे कहूँगा यह एक मोटिवेशनल बुक है, और इसे सभी को पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने एक परामर्शदाता के रूप में अपने परामर्श प्रार्थी यानी कि अर्जुन को उपदेश दिया है या ज्ञान दिया है, तो वो क्या है, वो उन्हीं की समस्या का समाधान नहीं किया है, बल्कि तमाम मनुष्य की जो भी प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम से संबंधित प्रश्न है उसका उत्तर दिया है। तो चाहे हिंदू धर्म के हो आप, चाहे मुस्लिम को धर्म के हो, चाहे सिख के हो, चाहे ईसाई को, भगवत गीता को एक धर्म पुस्तक के रूप में न देखकर इसे एक मोटिवेशनल बुक के रूप में देखकर आपको जरूर से अध्ययन करना चाहिए। तो आइए अपनी मेन बात पे हम शुरू करते हैं। देखिए, भगवत गीता जो है महाभारत है, उसका एक भाग है, एक पार्ट है। ठीक है, और इसमें कितना है 18 अध्याय है और 701 श्लोक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ, शुरू से शुरू करते हैं, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ, दोनों सेनाएं, कौरव और पांडव की सेनाएं, दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई। तो उस समय जो अर्जुन थे, वो अर्जुन जब मैदान में आए तो वो देखते हैं कि मेरे अपोजिट साइड में यानी कि इधर कौरव थे, सब रिश्तेदार हैं, सब नातेदार हैं,
मैं इनको मारूंगा, मैं इनको मारकर क्या है राग सिंहासन हासिल करूंगा, तो मुझे ऐसी सिंहासन नहीं चाहिए। उनके मन में बहुत भ्रम उत्पन्न हो गया, तनाव, चिंता, द्वंद उत्पन्न हो गया। अब वो बहुत समस्याओं से घिर गए और वो पीछे हटने लगे। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे, जिसको कह लीजिए अर्जुन के बाल सखा कह लीजिए या अर्जुन के गुरु कह लीजिए, वो आए और उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में समय को रोककर उन्होंने क्या है काउंसलिंग की। किसकी काउंसलिंग की? अर्जुन की काउंसलिंग थी। भगवान श्री कृष्ण एक क्या है परामर्शदाता के रूप में वहाँ पे उपस्थित थे और जो अर्जुन थे वो एक परामर्श प्रार्थी के रूप में। उन्होंने कहा कि ये तुम इन लोगों को देखकर घबरा रहे हो, ये सभी क्या है मैं इनको पहले से ही मार दिया हूँ, ये बस तुम निमित्त माध्यम हो, इनको मार रहे हो। तो इन्होंने वहाँ पे उनको जो ज्ञान दिया वो एक परामर्श का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। तो आप सोच सकते हैं कि महाभारत के काल में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की जो काउंसलिंग कर दी, जो काउंसलिंग उनको प्रदान कर दी, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ योगदान था भारत का क्या है परामर्श के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा से। अब वहाँ से कई आइडिया जो लेकर जो विदेश के मनोवैज्ञानिक थे, विदेश के जो लोग थे, इसको डेवलप किया। हर एक चीज़ विदेश के लोग कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी आविष्कार जो नया नहीं रचे हैं, सभी चीज़ का ज्ञान थियरी हमारे शास्त्रों, हमारे वेदों, हमारे पुराणों से लिया है। चाहे वो किसी चीज़ का आविष्कार हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा ज्ञान था। क्यों था? क्योंकि उन लोग का यहाँ पे हमारे देश में कब्जा था, इसलिए। तो जो सबसे पहला है भगवत गीता, तो इसमें महाभारत का एक पार्ट है। इसमें क्या है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को काउंसलिंग की और ये काउंसलिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कर्म सिद्धांत। इन्होंने कर्म थियरी भी दिया, यानी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे कर्म करहूँ वैसे ही फल चाखा। मतलब इन्होंने कर्म को स्वरूप परी बनाया। इन्होंने क्या बताया कि प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ एक व्यक्ति के जीवन में कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला जाता है। कर्म का अर्थ होता है कि उचित कार्य को करना। कर्म सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक घटना का कारण और संबंध होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई घटना हो रहा है तो उसका कारण भी होता है और उस कारण से उसका संबंध भी होता है। और ये जो कर्म सिद्धांत था ये इस विश्वास पर आधारित है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही आप काटोगे, यानी कि आप जैसे बीज खेत में बोओगे उसी हिसाब से आप फल काटोगे, यानी कि जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आप फल की प्राप्ति करोगे। इसलिए व्यक्ति को ईमानदारी से और सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए कर्म करते रहना चाहिए, अपने जीवन में फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। तो ये जो कर्म सिद्धांत है वो बताता है कि एक परामर्शदाता को चाहिए कि परामर्श प्रार्थी के तमाम कर्मों को, तमाम भूतकाल में हुए कर्मों को ध्यान में रखकर उनकी समस्याओं के कारण संबंधों को समझना चाहिए। उसके बाद उसका क्या है काउंसलिंग करना चाहिए। अब आता है तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट सचेतना, यानी कि माइंडफुलनेस क्या होता है। इसका मूलतः अर्थ ये होता है कि जागरूकता, कि व्यक्ति को हर चीज से अवेयर करना। किससे अवेयर करना? यह ध्यान देने के तरीकों को संदर्भित करता है जो स्वीकार करता है कि संवेदनशील किसी भी विचार या निर्णय से स्वतंत्र होता है। यानी कि मेन जो माइंडफुलनेस है वो क्या है कि वो आपको अवेयर करता है। क्या अवेयर करता है? कि आप अपने आप को जाने, अपने आप से अवेयर हो, जहाँ रह रहे हैं उस समाज से अवेयर हो, वातावरण से अवेयर हो। तो ये कैसे हो सकता है? जब आपकी जो है माइंड में जो सचेतना है वो डेवलप हो, वो विकसित हो, तभी क्या है आप सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। जब आप सभी चीज़ों को समझ लेंगे तो क्या है वो अच्छे से आप विकास करेंगे, आपका लाइफ भी सिक्योर रहेगा। ठीक है, तो ये सचेतना के बारे में था। और सचेतना ये मूलतः क्या है बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बौद्ध धर्म में जो बुद्ध जी का उपदेश है वो भी क्या है बहुत ज़्यादा क्या है परामर्श के महत्व को पे प्रकाश डालता है। उनका जो उपदेश था वो एक तरह से अपने शिष्यों के लिए परामर्श ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, एकीकृत दृष्टिकोण ये क्या कहता है? इंटरनल पर्सपेक्टिव ये कहता है कि सभी व्यक्ति को क्या है एक समान रूप से दिखना चाहिए। ठीक है, एक समान रूप से, यानी कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके संपूर्ण पक्षों का विकास होना ही क्या है ये एकीकृत दृष्टिकोण है। और इसमें 4 तरह के कोषों को बताया गया है जिनसे व्यक्ति का डेवलपमेंट होता है। पहला है अन्नमय कोष, जो ये शरीर
शरीर और शरीर के जो विभिन्न अंग कैसे कार्य करते हैं इससे संबंधित होता है। ये पहला स्तर होता है। दूसरा है प्राणमय कोश। ये क्या है? ये आपका शरीर और मन दोनों से संबंधित होता है। और ये प्राण क्या होता है? प्राण आपके शरीर में एक आत्मा होता है जो निकल जाने से व्यक्ति क्या है, मृत्यु हो जाती है। तो ये प्राणमय कोश व्यक्ति की दूसरी लेयर है। तीसरी लेयर है मनोमय कोश। मनोमय कोश क्या है? व्यक्ति के अंदर सचेतना को डेवलप करना, अपने आप को जानना, अपने स्वयं को जानना। जो स्वयं को जान जाता है वो सबको जान जाता है, फिर किसी जानने की जरूरत नहीं होती है। विज्ञानमय कोश क्या होता है? ये आपके इंटेलेक्चुअल पावर, यानी कि अब आप इस कोश पे इस अवस्था पे आ गए हैं कि आप जो है अपने अंदर तमाम तरह की अंतर शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं, तमाम तरह की अंतर चेतना आपके अंदर डेवलप हो गई है। और लास्ट में क्या है? आनंदमय कोश क्या कहता है कि आप आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो गया है और जो है अब उसे किसी चीज की इच्छा, किसी चीज का विचार, वो कुछ भी उसके अंदर नहीं है। वो क्या है? एकदम आनंद की अवस्था में है, परमानंद की अवस्था में है। उसे किसी चीज की मोह माया नहीं है। ठीक है, तो ये एकीकृत दृष्टिकोण है। योगा और ध्यान के बारे में आप सभी जानते हैं कि योग का परिभाषा कहा गया, योगा चित्त वृत्ति निरोध है। जो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दे उसे हम योग कहते हैं। जो आपके जो मैले विचार हैं, जो दूषित विचार है, उसको जो रोक दे उसे हम योग कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि योग के प्रणेता जो है महर्षि पतंजलि महोदय हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि महोदय ने योग के इसमें तमाम नियम बताए हैं। ठीक है, तमाम उपाय बताए हैं जिनसे हम अपने मानसिक प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ध्यान को एकाग्रचित कर सकते हैं और जो मेंटल इलनेस है उसको हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो योग के माध्यम से भी आप तमाम तरह के मानसिक परेशानियों, मानसिक बीमारियों से दूर हो सकते हैं। जैसे इस समय रामदेव योग गुरु हैं, वो तमाम परेशानियों को योग के माध्यम से उसका निजात बताते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान यानी कि मेडिटेशन है। ये मेडिटेशन आपको क्या करता है? आपको अंदर से एकदम मेडिटेट कर देता है, मतलब आपके विचारों, इच्छाओं, भावों सबको एक जगह एकाग्रचित कर देता है और फिर आपके अंदर जो विचार वो ज़्यादा उठते हैं माइंड में, उसको क्या है? शांत कर देता है। आपका चित्त शांत हो जाता है और आप एक जहाँ लग के क्या है? चीज़ों को प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इसलिए योगा और ध्यान के माध्यम से भी तमाम तरह की मानसिक प्रक्रियाओं को समझकर उसको दूर किया जा सकता है। और योगा और ध्यान का महत्व परामर्श में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि एक परामर्शदाता को चाहिए कि वो कई ऐसी समस्या होती है जो हर समस्या दवाई देने से ठीक नहीं होती है। तो क्या होता है? उसके लिए कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम या कुछ थेरेपी दी जाती है। ये योगा और ध्यान से ही पॉसिबल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। आयुर्वेद। देखिए, आयुर्वेद जो है एक भारतीय व्यवस्था में, मेडिकल व्यवस्था में एक प्रमुख मेडिकल एक प्रक्रम है। जैसे हम कहते हैं आयुर्वेदिक कहते हैं, एलोपैथिक कहते हैं, अंग्रेजी कहते हैं, तो ऐसे ही। ठीक है, आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद। आयु मतलब जीवन, वेद मतलब ज्ञान। अपने जीवन के ज्ञान को समझना, अपने अस्तित्व को समझना। ठीक है, इसको हम आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। और आयुर्वेद क्या बात करता है? आयुर्वेद बात करता है आपके जीवन में 3 तरह के प्रक्रमों के बारे में बात करता है, जिसको हम सत्व गुण, रज गुण और तम गुण कहते हैं। सत्व गुण वाले व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं? शुद्धता, उनका हार्ट प्योर होता है, वो अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं। और रज गुण वाले वो क्या व्यक्ति होते हैं? वो क्या है? काम वासना से पीड़ित होते हैं, उनको फेम पाना होता है, उनको पावर पाना होता है। ये सब इस प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। और तामसिक व्यक्ति क्या है? क्रोधी, आक्रमणशील होते हैं और क्या है? अपने अंदर की दुर्भावनाओं को बाहर फैलाते हैं। तो व्यक्ति को इन तीनों चीज को जब बैलेंस रहेगा तो व्यक्ति का जीवन अच्छे से चलता है। अब बात करते हैं वेदांतिक परामर्श। वेदांतिक परामर्श क्या है? यह वेदों पर आधारित मुख्य रूप से आत्मज्ञान और लौकिक ज्ञान पर केंद्रित है। वेदांतिक परामर्श मतलब जो वेद 4 हैं उन्हीं पर आधारित है और मुख्य रूप से अपने अंदर की ज्ञान को जानना और इस ब्रह्मांड के ज्ञान को जानना, इस पर केंद्रित है। आप जानते हैं कि 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और अथर्ववेद का एक उपवेद है आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी तमाम तरह के मेडिकल प्रक्रमों को बताया गया है, जिसका कॉपी करके विदेश के लोगों ने बहुत अच्छे चिकित्सीय पद्धति का निजात कर लिया है। चरक संहिता इसी के अंतर्गत आता है। चरक संहिता से भी क्या है? बहुत मेडिकल टर्म को कॉपी कर लिया गया है लोगों के द्वारा।
ठीक है। और इसमें 4 तरह के जो है पुरुषार्थ को बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, अंतिम व्यक्ति के जीवन का 4 उद्देश्य बताया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि हमें धर्म करते हुए, ठीक है, अपने जीवन में जो सीमित सेक्स डिजायर है उसको प्राप्त करना है, आर्थिक स्थिति को वो प्राप्त करना है, उस लास्ट में हमारा जो लक्ष्य होता है वो मोक्ष की प्राप्ति होता है। अब गुरु से संबंध, भारतीय संदर्भ में गुरु शिष्य परंपरा परामर्श अभ्यास का प्रतीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो शिष्य थे वो गुरुओं के पास जाकर गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो एक गुरु जो क्या उनके लिए होता था, एक गुरु होता था, एक दोस्त होता था, एक माता पिता होता, उनके लिए मतलब शिष्य के लिए गुरु सब कुछ होता था। शिष्य क्या करता था, गुरु पास रहकर गुरु की सेवा करना, अध्ययन अध्यापन कार्य करना और बाकी सेवाएं क्या है उसको वो भी प्राप्त करता था। और गुरु क्या जानते थे कि आप संवाद के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते थे। इसको एक परामर्श का महत्वपूर्ण प्रकार बतलाया गया है। ठीक है। और गुरु शिष्य परंपरा में यम नचिकेता का जो काउंसलिंग प्रोसेस है और अर्जुन और कृष्ण का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसको क्या है महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। अब ऐसे अरविंदो का अभिन्न मनोविज्ञान या एकात्म मनोविज्ञान इसका है। तो ये व्यक्ति के समग्र दृष्टिकोण पर विचार करता है, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, शरीर, मन, आत्मा सबका डेवलपमेंट पे ये क्या है अपना विचार व्यक्त करता है। ये क्या करते हैं कि व्यक्ति के अंदर चेतना डेवलप करने की कोशिश क्या है परामर्श दाता को करना चाहिए। जब चेतना अपने अंदर डेवलप कर लेगा तो बाकी तमाम जो इसकी परेशानियां हैं उसको अपने आप समझ जाएगा। और क्या है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। श्री अरविंदो कहते हैं कि व्यक्ति एक परामर्शदाता को चाहिए कि परामर्श प्रार्थी जो है उसके अंदर क्या है आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की भावना क्या है उत्पन्न कर दे, जिससे वह स्वयं अपनी परेशानियों के कारणों को समझ सके और उसका स्वयं ही निदान कर सके। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में परामर्श में भारतीय योगदान क्या है इसके बारे में हमने बात किया। आगे क्लास में हम इससे संबंधित किसी अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।